हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का केमिस्ट्री के पोर्शन से आज हम इसका लास्ट चैप्टर कार्बनिक यौगिक और कार्बन और उसके यौगिक फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 10th हिंदी मीडियम का जो साइंस हमने यूट्यूब पर सभी बच्चों के लिए फ्री क्लासेज जो उपलब्ध कराने हम जा रहे हैं, जो कंटिन्यू हमारा सिलेबस चल रहा है, उसकी यदि बात की जाए तो उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमने अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और तीसरा हमारा धातु का धातु ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो ये हमारा इस केमिस्ट्री का ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट चैप्टर है हमारे पास। इसके आगे हम फिर बायोलॉजी का पोर्शन आगे कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो जल्दी जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लासों के आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, दूसरा तीसरा इस तरीके से क्रम बाई क्रम हमारी क्लासेज आपको फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों की के लिए भी आप इसको शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कार्बन और इसके यौगिक। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हमारे पास जितनी भी केमिस्ट्री इसके अंदर दे रखी है ना, वो टोटली हमारे पास दे रखी है कार्बन पर आधारित। कार्बन की वजह से ही जो भी आगे हमारी अभिक्रियाएं बहुत सारी होने वाली है। मतलब बात की जाए तो प्रकृति में हमारे पास जो बहुत सारे यौगिक बने हुए हमें मिलते हैं, वो ज्यादातर हमें कार्बन के ही देखने को मिलते हैं। और बहुत ज्यादा यौगिक प्रकृति में कार्बन बनाता है। तो बात करते हैं, देखो इसकी सबसे पहले कार्बन का थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में जो हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीवों के अंदर हमें कार्बन देखने को मिलता है, यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उनमें उपस्थित रहता है। दूसरी हम बात करें, जैसे कि कोयला है हमारा, कार्बन से ही मिलकर बना होगा। पेट्रोल है, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन है। पेट्रोलियम है, डीजल, केरोसिन, ये सभी जो उत्पाद हैं जिनको हम आज बोल देते हैं कि ये सब कार्बनिक उत्पाद हैं, उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कुछ बातें हमें याद रखनी है कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है ना, वो हमारा आवर्त सारणी का पी ब्लॉक का तत्व है, जिसका सिंबल, जिसका संकेत होता है क्या? सी। याद रखना है आपको सभी को। दूसरा हमें याद रखना है इसकी परमाणु संख्या, जो कि होती है हमारे पास कितनी? 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, वो 2 और 4 होता है। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 6। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो हमारे पास होता है कितना? 4। ये बात हमें याद रखना है। कार्बन की यदि प्रकृति की बात की जाए तो कार्बन की जो प्रकृति है ना, कार्बन होता है अधातु, एक अधातु तत्व है हमारे पास। धातु अधातुओं को हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। समस्थानिकों की संख्या की यदि बात की जाए तो कार्बन का 12वां समस्थानिक भी है, कार्बन का C13 कार्बन समस्थानिक भी है, और कार्बन का C14 भी है, जिसका उपयोग हम कार्बन डेटिंग विधि के रूप में जीवाश्मों की आयु पता करने में उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक हमें देखने को मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है। दूसरी यदि बात की जाए तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है हमारे पास कितनी? 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कार्बन की संयोजकता हमारे लिए। बैलेंसी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बन है ना, वो कार्बन 4 तत्वों के साथ क्रिया कर सकता है। ये कार्बन की संयोजकता होती है कि ये अपने से सिर्फ 4 तत्वों को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। उसके आधार पर प्रकृति में इसकी हमें बहुत सारी अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कार्बन की उपस्थिति। देखो कार्बन प्रकृति में यदि बात की जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में यौगिक बनाता है, बहुत सारे इसके यौगिक बनते हैं। भूपर्पटी की यदि बात की जाए तो खनिजों जैसे कि कार्बोनेट खनिज भी हमारे पास होंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होंगे, कोयला है, पेट्रोलियम में। इसके रूप में यदि हम बात करें तो खनिज के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमें 0.02% कार्बन उपस्थित रहता है। और हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल के अंदर इतने परसेंट मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो कि CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में
पाया जाता है। ये बात हमें याद रखना है। हमारे वातावरण में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, वो 0.03% जो है ना वो कार्बन के रूप में पाई जाती है। बाकी का कुछ कार्बन हमारे पास जो है ना वो खनिज पदार्थों के रूप में पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज मात्रा है हमारे पास 0.02%। इस तरीके से इस कार्बन की हमारी इस प्रकृति में क्या है, उपस्थिति है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीवन शक्ति का एक सिद्धांत दिया गया था, नाम है व्यक्ति का क्या, बर्जीलियस। इन्होंने यह सिद्धांत 1815 में दिया था। और जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है ना, इनके अनुसार बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है, जो केवल जीवों से ही प्राप्त होती है। जीव यानी बोले तो जो सजीव हैं, जो जीवित हैं, अर्थात इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। मतलब कहना था इनका कि भाई उस समय पर जब सिद्धांत दिया गया था तो उन्होंने बताया कि भाई एक अदृश्य ऐसी कोई पावर होती है जो जीव जंतुओं के शरीर के अंदर पाई जाती है, और उस पावर को हम प्रयोगशाला में लैब के अंदर नहीं बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत सिद्धांत था। बाद में और भी व्यक्तियों की विचारधारा जब आई सामने, तो बर्जीलियस की इस विचारधारा को जीवन शक्ति का सिद्धांत नाम दिया गया। लेकिन ये जो बर्जीलियस थे ना, इनकी इस अवधारणा का जब अंत हो गया, कब, जब बर्जीलियस के एक शिष्य थे भाई, जिनका नाम था होलर, याद रखना, बर्जीलियस के एक शिष्य थे होलर। इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने अपनी प्रयोगशाला के अंदर अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया भाई। ये यूरिया बना डाला इन्होंने। मतलब बर्जीलियस की एक अपने स्टूडेंट या शिष्य उनके जो थे ना, उन्होंने ही अपनी ही प्रयोगशाला के अंदर एक यूरिया नाम का जो पदार्थ बना डाला, उसके अंदर भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जो कि बनाया गया प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक पदार्थ था। इससे पहले नहीं था, क्योंकि बर्जीलियस ने तो इसी सिद्धांत को दिया था कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो सजीव होते हैं, उन सजीवों के अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी क्षमता होती है जो कार्बन के रूप में उनके शरीर के अंदर पाई जाती है, जिसको और नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। यूरिया का सूत्र आपको याद रखना है भाई, NH2 CO NH2 NH2, ये आपको याद रखना है, ये हमारे यूरिया का सूत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन। जब बात की जाए कार्बन की, तो ये कार्बन अपना अलग अलग रूपों में हमें प्रकृति के अंदर देखने को मिलता है, जिन्हें हम उसके अपर रूप कह देते हैं। जैसे कि बात की जाए कि किसी तत्व के विभिन्न रूप, जिनकी भौतिक गुण अलग अलग होती हैं, बाहर से देखने पर अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है तो वो उनकी क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कह देते हैं, अपर रूप कह देते हैं। फिलहाल यदि हम बात करें तो कार्बन के 3 अपरूप हैं जो अच्छी तरह से हमें ज्ञात हैं, जिनके नाम आप जानते हो, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट और एक है फ्लोरीन, जो कार्बन अणुओं के ही मिलकर बने होते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। इनके अंदर, सबके अंदर क्या, कार्बन ही है। तो ये कार्बन के 3 रूप थे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रासायनिक बंध। देखो, रासायनिक बंध का मतलब जो होता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, उसके आधार पर कार्बन विभिन्न विभिन्न प्रकार के बंध बनाकर नए नए यौगिकों के साथ क्रिया करता है और प्रकृति के अंदर, इसलिए इसके बहुत सारे यौगिक हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं, देखो क्या है वो, कि रासायनिक बंध कहा है कि किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, उससे एक बनने वाला जो आबंध होता है ना, उसी को ही हम कह देते हैं क्या, ये एक रासायनिक आबंध या बंध है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसको बॉन्ड बोला जाता है। तो बिल्कुल इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखो, अब ये जो केमिकल बॉन्ड है इसके अंदर, इस केमिकल बॉन्ड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं भाई। हमारे पास 2 प्रकार का है केमिकल बॉन्ड। जैसे कि बात की जाए पहले की, एक होता है आयनिक, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है, क्या कहलाता है भाई, आयनिक आबंध कहलाता है। मान लो ये कोई यौगिक दे रखा है और इस यौगिक से क्या हो गया भाई, किसी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। मान लो या तो इसका इलेक्ट्रॉन आ गया या इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई, निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उनके ऊपर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें से क्या हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ही यौगिक जिनको हमने देखा है, तो जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे होते हैं तो एक तत्व के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है और दूसरे तत्व के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है।
जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से ही होता है, उसे हम कह देते हैं क्या, आयनिक बंध। दूसरा होता है हमारा सहसंयोजी बंध। वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनता है भाई। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, साझेदारी यहाँ पे होती है, पार्टनरशिप होती है, जिसको जरूरत होती है वो अपने हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री रहता है उस इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के द्वारा ले लिया जाता है, साझेदारी पार्टनरशिप कर ली जाती है और वहां पर एक नया बंध बन के तैयार हो जाता है। तो उस बंध को हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, सहसंयोजी बंध नाम दे दिया जाता है। अब सहसंयोजी आबंध जो है ना, उसकी बात की जाए तो ये तीन प्रकार का है हमारे पास। सबसे पहले याद आता है एकल सहसंयोजी बंध। सिंगल बॉन्ड की देखो बात करते हैं, एकल मतलब सिंगल बॉन्ड, तो मतलब जब कोई दो परमाणु हैं और उनके बीच सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसी की जो साझेदारी होती है, तो उससे बनने वाला जो बंध होता है ना, उसे हम एकल बंध कहते हैं, यानी बोले तो सिंगल बॉन्ड बोला जाता है। और इस सिंगल बॉन्ड को हम एक ऐसी लाइन या रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ऐसे ही आ जाता है हमारे पास डबल बॉन्ड, जिसको हम द्विबंध कह देते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ये तो बनेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो उसे हम कह देंगे क्या, सिंगल बॉन्ड। और ये बनेगा हमारा दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, यहाँ पर पार्टनरशिप होने वाली है, तो जो बंध बनने वाला होगा उसे हम कह देंगे क्या, डबल बॉन्ड। और इसको हम प्रदर्शेंगे दो डैश लाइनों के द्वारा, ऐसे डबल लाइन के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम बोल देते हैं डबल बॉन्ड। और ये हमारा कहलाता है क्या, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है हमारे पास। और ये है हमारे पास डबल बॉन्ड। इसी तरीके से एक और बंध बन जाता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिआबंध। जब दो परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने वाला है भाई, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने वाला है, साझेदारी यहाँ पर होने वाली है, उससे जो बंध बनता है ना, उसे हम त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम तीन लाइनें इस तरीके से खींच लेते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई इन दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बना हुआ है, त्रिसहसंयोजी बंध बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, जिसको हम बोल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बात, आगे चलते हैं। सॉरी, सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के कुछ गुण हैं। जिन यौगिकों के अंदर सहसंयोजी बंध यानी आबंध या बोले तो बॉन्ड जो बनता है ना, उनके क्या गुण होने चाहिए। देखो, तो सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के जो अणु होंगे उनके बीच पहली बात तो एक प्रबल आबंध होता है, ठीक, याद रखना है। दूसरी बात की जाए इसकी, तो इनमें अंतरा अणुक बल बहुत कम होता है। इन अणुओं के बीच में आपस में जो बल लग रहा होता है वो बल क्या होता है भाई, बहुत कम होता है। दूसरी बात की जाए कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक है ना, वो भी क्या होते हैं भाई, कम होते हैं भाई, क्या, कम, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कि ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कैसे होते हैं भाई, कुचालक होते हैं। ये यौगिक जो भी बनने वाले हैं, सहसंयोजी बंध जिनके अंदर बनने वाला है, वहां पर ये विद्युत के क्या हो जाते हैं भाई, कुचालक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। जिसके पास होता है वो अपनी शेयरिंग करने के लिए, साझेदारी करने के लिए उस फ्री इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लिया जाता है। फिर इनके जो अष्टक है, कक्षक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, कुचालक। कार्बन बंध के कुछ गुण, अधिकतर तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये अत्यधिक यौगिक रूप में स्थायी होते हैं। और कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण है इसका आकार भी छोटा होना। कि कार्बन इतने मजबूत बंध किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु के साथ बनाता है, वो इतने मजबूत बंध क्यों बनते हैं, क्योंकि कार्बन का आवर्तसानी के अंदर आकार भी क्या है, छोटा है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों के नाविक मजबूती से पकड़े रहता है, और बड़े बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में ये अत्यंत क्या होते हैं, दुर्बल। क्योंकि देखो आवर्तसानी के अंदर परमाणु का जैसे ही आकार बढ़ जाएगा तो बंध लंबाई भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है, इसलिए वो बंध फिर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। क्लियर, तो ये कुछ गुण थे जो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि कार्बन की कुछ प्रकृति है, इस प्रकृति के कारण हमें, इस प्रकृति में हमारे नेचर में बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हुए दिखाई देती है। इसके पीछे वजह है, देखो
सबसे पहला तो इसके अंदर कौन सा बंध बन रहा है भाई, सहज संयोजी बंध बन रहा है। एक कारण तो इसका ये है। दूसरा है इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति। भाई कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो ये अपनी संयोजकता के माध्यम से नए नए यौगिक बनाता है, नई नई श्रृंखलाएं बनाता है। इसको कहते हैं इनके श्रृंखला बनने की प्रक्रिया। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसकी वजह से कार्बन के यौगिक हमें प्रकृति में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब आता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखो भाई कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण इनका कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और इनमें सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। भाई बहुत इंपोर्टेंट है ये हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले हमारे पास जो यौगिक है ना, उन्हीं को हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब इनके अंदर एक तो कार्बन होगा और इनके अंदर क्या होगा, नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या, हाइड्रोजन होगा। तो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने के फलस्वरूप जो अभिक्रिया होगी उससे जो यौगिक बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास कहलाएगा क्या, कार्बनिक यौगिक। क्लियर। आगे चलते हैं स्लाइड में। अब इन हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण हमें दे रखा है, इनकी हम बात करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहला तो है हमारे पास क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी बात की जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, वो सभी के सभी कार्बन के ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में हमें कैसा बंध मिलेगा भाई, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलने वाली है। और ऐसे जो यौगिक होते हैं ना, उन यौगिकों को हम नाम देते हैं। जी बात हमें याद रखना है कि इन्हें हम एल्केन कहते हैं। इनका नाम क्या है, एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है हमारे पास CnH2n+2। ये इनका सामान्य सूत्र होता है। ये बात आपको याद रखनी। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास, ये या तो हमें सिंगल बॉन्ड के रूप में मिलेंगे या फिर हमें ये ट्रिपल बॉन्ड के रूप में मिलेंगे। यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं कार्बन के यौगिक, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास क्या, एल्केन। एल्केन सीरीज हम आगे पढ़ेंगे, जिनका सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जिसी के आधार पर हम एल्केन सीरीज को आगे बना पाएंगे। अब यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसे नाम देते हैं क्या, एल्कीन। और एल्कीन का सूत्र हमें याद रखना है, ये होता है हमारे पास CnH2n हमारे पास। और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध है, जो कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच 3 बंध हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारा कहलाता है क्या, एल्काइन। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है हमारे पास CnH2n-2। अब यहाँ पर जो n है हमारे पास, वो नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डेड आगे जो भी है, जितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा। उस आधार पर ये एल्केन है हमारे पास, ये एल्कीन है हमारे पास, और ये एल्काइन है। मतलब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन हुए ना, वो हाइड्रोकार्बन हमें 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक तो एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। मतलब हम ये कहेंगे एक तो सिंगल बॉन्ड वाले, एक डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से हमारे पास एक जो है ना एल्केन, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। और बाकी के जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं।
सामान्य सूत्र आप लोगों को याद रखना है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है हमारे पास CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का हमारे पास होता है CnH2n-2। तो इस आधार पर आप हाइड्रोकार्बनों के जो भी फॉर्मूले हैं हम आगे जाके उनकी तैयारी करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी संतृप्त और असंतृप्त में अंतर की बात कर ली है। देखो इनके अंदर ये क्या है, देखो इनमें बात की जाए, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो हमें पता है, देखो कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आवरण होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्वि आवरण या फिर हमें देखने को मिलेगा क्या, त्रि आवरण, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। दूसरी हम बात करें, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, आगे हम समझेंगे क्या होती है। और यहाँ पर होता है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर जब हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों को आपसे डिस्कस किया था। क्लियर। दूसरी बात करें कि ये असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, ये याद रखना है, ये कम क्रियाशील यौगिक होते हैं और ये अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए हम याद रखें, जैसे कि हमारे पास एक सबसे अच्छा हाइड्रोकार्बन उदाहरण के लिए हैगा एल्केन है, जिसका सामान्य सूत्र हमारे पास होता है CnH2n+2। उसी तरीके से हम बात करें एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र हमारे पास जो होता है वो है CnH2n और एल्काइन जो है ना उसका होता है हमारे पास CnH2n-2। इस तरीके से हम तीनों सीरीजों को आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। क्लियर। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखो यदि बात की जाए तो समावयवता हमें दे रखी है। देखो अगली स्लाइड के अंदर हमें समावयवता दे रखी है और समावयवता को पढ़ने से पहले हमारे पास बात आ जाती है किस चीज की, कि हम इन सीरीज के बारे में आपसे थोड़ी सी क्या कर ली जाए, चर्चा कर ली जाती है आपसे। बिल्कुल क्लियर। ये सीरीज हमें क्या दे रखी है, देखो हमारे पास सीरीज की यदि बात की जाए तो हमारे पास दो तरीके की सीरीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एल्केन सीरीज। एल्केन, इसका सूत्र हमें याद रखना है जो कि हमारे पास होता है क्या, CnH2n+2। ठीक है। जब भी इसका नाम लिखा जाएगा तो इसके नाम में एन शब्द लगाया जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। एन शब्द का उपयोग किया जाएगा जब भी इनका नाम लिखा जाएगा। दूसरी हमें बात याद रखना है इस बात को कि जब भी हमें कार्बन परमाणु एक दे रखा हो तो हमें उस कार्बन परमाणु के नाम को लिखने के लिए हम लिखेंगे कि इसको मैथ बोला जाएगा। भाई मैथ। कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि हमें 2 मिल जाए तो हम उसे एथ बोलेंगे, एथ। कार्बन परमाणुओं की संख्या हमें 3 मिल जाए तो हम उसे प्रोप बोलेंगे, प्रोप। और कार्बन परमाणु की संख्या यदि हमें 4 मिल जाए तो हम उसके लिए शब्द लगाएंगे ब्यूट। ये बात आपको याद रखना है भाई अच्छे से, ब्यूट। और कार्बन परमाणुओं की संख्या हमें 5 मिल जाए तो 5 को हम बोलते हैं क्या, पेंट। ठीक है। ये 5 तक हमें याद रखना है। एक कार्बन को मैथ बोला जाता है, 2 कार्बन को एथ बोला जाता है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, 4 कार्बन को ब्यूट और 5 कार्बन को पेंट। हालांकि और भी है, इनकी काउंटिंग हम रख सकते हैं लेकिन हमारा काम इससे हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं आपसे, यदि हम यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं इसके अंदर, जैसे ही हम इस फॉर्मूले के अंदर n बराबर 1 रखते हैं तो C1 n की जगह 1 हो गया, H 2 × 1 प्लस का कितना हो गया 2। इसको बनाते हैं, 1 को लिखा नहीं जाता है तो CH 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाए 2 और 2 में 2 प्लस करोगे तो ये बन गया हमारे पास क्या, CH4। भाई इसकी बात करते हैं। एल्केन सीरीज का हमारा पहला सदस्य हमने बना लिया है जिसका सूत्र हो गया है हमारे पास क्या, CH4। अब इसका नाम लिखा जाता है। भाई नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमें याद रखना है। तो हमने बोला कि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है भाई, 1 है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं भाई, मैथ बोलते हैं, मैथ, मैथ। और मैंने अभी आपसे बोला था कि जब भी एल्केन सीरीज का नाम लिखा जाएगा तो उनके नाम के आगे एन शब्द लगाया जाएगा।
तो मैथेन एक ही मात्रा इसके ऊपर लगाओगे तो जो हो जाएगा आपका मैथेन। इसका रासायनिक नाम हो गया आपका क्या, मैथेन। इसी तरीके से आप और भी यौगिकों के रासायनिक नाम इसी तरीके से बना सकते हो, जैसे n बराबर 2 रखते हैं तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H2 इंटू 2 प्लस का कितना हो जाएगा 2। फॉर्मूला बन के तैयार हो गया हमारे पास क्या, C2H 2 का 2 से गुणा करोगे 4, 4 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास C2H6 एक और सदस्य बन के तैयार हो गया, जिसका जैसे ही हम नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन के लिए मैंने अभी आपको बताया तो उसको एथ बोला जाता है, एथ। ऐसे इसका नाम लिखते हैं एथ, एथ लिखेंगे तो एथ हमने लिख दिया। और हमने बोला है आपसे कि इसके नाम के लास्ट में जो हम शब्द लगाएंगे ना वो एन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथे। इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। दूसरी बात करूं मैं आपसे, एन बराबर मैं रखता हूं यहाँ पर कितना 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास C3H2 इंटू एन की जगह 3 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो C3H काउंट करो 2 3 या 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, C3H8 बन गया। जैसे ही हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्या 3 कार्बन को हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, प्रोप, और लास्ट में लगा देंगे एन, तो ये सूत्र बन गया हमारे पास किसका, अणु सूत्र, जिसको हम कहेंगे प्रोपेन का। और इसी तरीके से यदि मैं n बराबर 4 रखता इसमें तो मेरे पास ब्यूटेन का सूत्र बन जाता, जो कि बनेगा मेरे पास कितना C4H रखते हैं, n की जगह पे रखोगे कितना 4 4 2 या 8 और 2 10 हो जाएगा हमारे पास। C4H10 हमारे पास ब्यूटेन का बन जाएगा, जिसका हम नाम आसानी से लिख सकते हैं कि 4 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, हम ब्यूट बोला जाता है, ब्यूट, और लास्ट में हम लगा देंगे एन, तो ये बन गया हमारे पास क्या, ब्यूटेन। तो इस तरीके से इन यौगिकों के क्या, इस श्रेणी के एल्केन सीरीज जो हमें दे रखी है ना, उनके क्या लिखे जाते हैं नाम, और उनके अणु सूत्र बनाए जाते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात आप लोगों को क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। दूसरी हम बात करें आगे, हम यदि इनके संरचना सूत्र यदि बनाए जाए तो मान लीजिए हम एक संरचना सूत्र CH4 का बनाते हैं, CH4। हमें पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है ना वो कितनी होती है 4। और हाँ, हमें ये बात भी याद रखना है कि भाई जो एल्केन है ना वो सभी के सभी हमारे पास कैसे बंध वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। इनके सभी के अंदर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी है भाई, 4 है हमारे पास। तो 4 बॉन्ड हमने सिंगल सिंगल बना दिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है ना, वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो एक बंध से हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक बंध से इधर जुड़ जाएगा, एक से इधर, और इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया। जब भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा तो हम यहाँ पे उसको एल्केन सीरीज बोलेंगे, जिसके अंदर कार्बन या किसी परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं, हम एथेन का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है ना, उस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हमारे पास, ठीक है भाई बात। अब इस कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो 3 बच गई इसकी, 1 2 3। इसकी भी कितनी बच गई, 1 2 3, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इससे, 6 हाइड्रोजन हमारे जुड़ के तैयार हो जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और ये संरचना हमारी बन के हो गई किसकी तैयार, एथेन की। इसी तरीके से आप किसी भी यौगिक की संरचना बना सकते हो, उसका अणु सूत्र लिख सकते हो और उसका आप नाम भी लिख सकते हो बड़ी आसानी से। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखो एल्केन हो गई, अब बात करते हैं हम हमारी एल्कीन श्रेणी की। एल्कीन, ये हमारी एल्कीन आ जाती है। इसका सूत्र हमें याद रखना है CnH2n। और जब भी इसका नाम लिखा जाएगा ना तो इसके नाम के आगे इन शब्द लगाया जाएगा, इन, ये शब्द लगेगा, आपको याद रखना। और ये एल्कीन वाले जो होंगे ना वो सभी के सभी हमारे पास डबल बॉन्ड वाले होंगे।
इनके अंदर डबल बॉन्ड बनने वाला है हमारे पास। क्लियर बात? तो देखो एक बनाते हैं हम, जैसे n बराबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कितना, 1। ठीक है भाई, n बराबर 1 रखा और n बराबर हम 1 रखेंगे तो C1 और H2 इंटू 1 हमारे पास बनेगा, यानी हम बात करें तो ये बन जाएगा CH2। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम ये बात करें कि अभी इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब अभी भी इसकी जो वैलेंसी है ना वो खाली है, क्योंकि हमें पता है एक कार्बन से अधिकतम कितने परमाणु जुड़ सकते हैं, 4। तो 2 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले जुड़ गए हैं, तो अभी 2 वैलेंसी इसकी अभी खाली है, 2 संयोजकता खाली है इसकी। बिल्कुल सही बात है। अब हम ले लेते हैं n बराबर कितना, 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा C2, n की जगह 2 रखेंगे और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं C2H4। उसी तरीके से यदि मैं n बराबर 3 रखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा C3H। H को काउंट करते हैं, n की जगह 3, 3 2 जा 6, ये 6 बन जाएगा। और उसी तरीके से यदि मैं बनाऊं n बराबर 4 वाला, नाम अभी हम सबके लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास C4H8। क्लियर भाई बात? अब इनके हम नेम लिखते हैं, तो नाम हम किसी के भी लिख सकते हैं कहीं से भी। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं नाम। कार्बन कितने हैं भाई, 2, और 2 कार्बन के लिए मैंने बताया था आपको, उसको बोला जाता है क्या, एथ। और इसके लास्ट में हम जो शब्द लगाने वाले हैं ना वो लगाने वाले हैं ईन। तो ये सूत्र बन के तैयार हो गया हमारे पास किसका, एथीन का। उसी तरीके से हम 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, प्रोप। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा प्रोप, और इसके लास्ट में हम इन लगा देंगे तो ये बन गया प्रोपीन हमारे पास। 4 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, ब्यूट, और इसके लास्ट में हम लगा देंगे क्या, इन। तो ये सूत्र बन गया हमारे पास ब्यूटीन का। अब इनकी हम बनाते हैं संरचना। ये सभी के सभी हमने अभी जो बनाए हुए हैं ना, ये इनके अणु सूत्र कहलाते हैं, अणु सूत्र। ये बात आपको याद रखना, अणु सूत्र, ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, अणु सूत्र। और अब हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर इनके संरचना सूत्रों, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इनका बनाते हैं आपके लिए। तो किसी एक को उठा लेते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले C2H4 को उठा लेते हैं। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो है ना वो बॉन्ड जो होगा, बंध जो होगा या जो आबंध होगा ना, वो कैसा होगा, डबल बॉन्ड वाला। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों कार्बन आपस में एक दूसरे से जब भी जुड़े होंगे तो ये जुड़े होंगे डबल बॉन्ड के द्वारा। अब बाकी की जगह किसके लिए खाली हुई, इसका मतलब ये है कि 4 में से 2 वैलेंसी इस कार्बन की पूरी हो गई और 4 में से 2 वैलेंसी, 2 संयोजकता इस कार्बन की भी पूरी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास 1 वैलेंसी बच गई और 1 इसके पास बच गई, मतलब फाइनली 2 अभी संयोजकताएं इसकी खाली है और उसी तरीके से 2 इसकी खाली है। बस 2 बंद इसके खाली है, तो इससे 1 हाइड्रोजन, इससे 1 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और 1 इससे जुड़ेगा। इस तरीके से इसकी संरचना आपकी बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब और कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि 3 कार्बन वाला ले लेते हैं हम, C3H6 हमारे पास। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बस एक जगह डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ पर, बाकी का सिंगल होगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना चाहिए। तो एक बात देखने को यहाँ मिलती है कि सर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगाया, हमने सिर्फ यहीं पर लगाया है। तो भाई इस बात को याद रखना है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी लगना होगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगेगा। ऐसा नहीं है कि हर कार्बन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ते हुए चले जाए। एक जगह यदि हमने लगा दिया है तो हम उसको कह देंगे कि जी हमारा एल्कीन प्रजाति का क्या है, सदस्य है यहाँ पर। अब बाकी की इसकी वैलेंसियों की बात कर लेते हैं, किस किस की संयोजकता अभी भी खाली है। तो इस कार्बन की हो गई 1 2 और इसकी अभी 1 2 और खाली है। बीच वाले कार्बन की देखें तो इसकी 1 2 और 3, मतलब इसकी 1 और खाली है, इसकी 3 खाली है, इसकी भी हो गई 4। मतलब हर कार्बन की संयोजकता हमने पूरी कर दी। इस तरीके से हर बॉन्ड से 1 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरीके से 6 हाइड्रोजन जुड़कर एक संरचना का निर्माण हो जाएगा हमारी, किसका, प्रोपीन की संरचना का, जो कि इस तरीके से संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर बात? ये थी हमारी एल्कीन। दूसरी आ जाती है हमारे पास एल्काइन। अगली सीरीज की बात करते हैं, एल्काइन। एल्काइन, इसका सूत्र हमें याद रखना है, Cl
H2 है, यहाँ पर 2 माइनस करना है और इसके जो लास्ट में जब इसका नाम लिखा जाएगा तो आयन शब्द लगाया जाएगा, आयन। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हमें मिलने वाला है कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिलने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं। जैसे ही हम n बराबर 1 रखते हैं तो C1 और H 2 इंटू 1 माइनस कितना 2। इसका मतलब हुआ कि कार्बन तो 1 हो गया यहाँ पर, लेकिन 2 1 या 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो हाइड्रोजन आप पे बचेंगे कितने, 0। और जब इस यौगिक के अंदर यदि हाइड्रोजन होंगे नहीं तो हम इसको कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। तो एल्केन श्रेणी के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो वो वाला यौगिक हमारा नहीं बनता है। तो मतलब अब बनेगा हमारे पास n बराबर कितना, 2। बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों का सही जवाब है कि n बराबर कितना बनेगा भाई, यहाँ पर 2 बनेगा। जैसे ही हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमारे पास यौगिक बन जाएगा क्या, C2H। H की बात करते हैं तो n की जगह पे कितना रखा मैंने, 2। 2 का 2 से गुणा करूंगा 4, 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 2 बन जाएगा भाई। ये C2H2 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट आता है n बराबर कितना, 3। तो n बराबर 3 रखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास C3H। H की बात करते हैं कितना हो गया, 3 रखा है तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा। बात क्लियर। n बराबर उसी तरीके से मैं 4 रखूं तो मेरा अणु सूत्र क्या बन जाएगा भाई, C4H6 हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इनके नाम लिखते हैं। 2 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, एथ। तो इसका नेम बन जाएगा एथाइन, याद रखना है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, एथाइन। और 3 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, प्रोप, प्रोप, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। और 4 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे, आपके नाम हो जाएंगे। तो देखो हमने देखा कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बनों की जो 3 सीरीज हमें दे रखी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके हम अणुसूत्र भी बना सकते हैं, इनके हम संरचना सूत्र भी बना सकते हैं और इनके रासायनिक नाम भी हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके संरचना सूत्र। ये तो हमारे पास सभी के सभी थे ना, वो क्या थे हमारे, इनके हमने अणुसूत्र बना दिए। याद रखना है आपको, बनाना आना चाहिए, इनको अच्छे से बनाना आना चाहिए। सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप आसानी से इन चीजों को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब हम बनाते हैं इनके क्या, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र तो किसी 1 या 2 सीरीज के अपन बना लेते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूं सबसे पहले C2H2 का। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनने वाले हैं ना, वो कितना है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। अब मतलब हम बात करते हैं कि इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, तो 3 बंद, 3 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हमने कर लिया है, 3 बंद बन गए इसके। और कार्बन के पास कितने होते हैं, टोटल 4, तो मतलब 1 खाली इस कार्बन के पास भी कितना, 1 खाली। उससे हाफ हाइड्रोजन को जोड़ दो। देखो कार्बन का भी हिसाब पूरा हो गया कि एक कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी हो गई और इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। ये जो बंद है ना वो इसके लिए भी गिने जाते हैं और ये बंद जो है ना वो इसके लिए भी गिने जाते हैं। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम इनकी क्या बना सकते हैं, संरचनाएं। जैसे बात करते हैं C3H4, इसका हम बनाते हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए भाई आपका, आपको जहां अच्छा लगे वहां लगा सकते हो। फिलहाल मैं बात करता हूं कि यहाँ लगा देता हूं, बाकी का ये सिंगल से जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं, देखो इस कार्बन की 3 तो पूरी हो गई, इस पे 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4, इसकी बैलेंस पूरी हो गई, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसकी 3 खाली है, मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से टोटल 4 हाइड्रोजन इसके अंदर थे और कार्बन परमाणु कितने थे, 3, तीनों की बैलेंस पूरी और एक यौगिक बन के तैयार हो गया। इस तरीके से इनकी संरचनाएं बनाई जाती हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं अपनी। ये हमारे चल रहे थे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, इसमें आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास आ जाती है क्या, देखो समावयवता। समावयवता की बात की जाए, देखो समावयवता क्या है भाई, देखो बी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं हम पढ़ चुके हैं अभी, परंतु उनमें उपस्थित समूह की जो व्यवस्था होती है ना वो भिन्न भिन्न होती है भाई। ये क्या है भाई, ये नई चीज आपके सामने आई।
अब समूह की व्यवस्था के कारण उनके जो गुण है वो गुण भी क्या हो जाते हैं भाई, बदल जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे के समावयवी कहते हैं और इस गुण को ही हम क्या कह देते हैं, समावयवता कह देते हैं। इनमें से सबसे पहली समावयवता हमें देखने को मिलती है संरचनात्मक समावयवता। इसका मतलब ये है कि इसके अणुसूत्र समान होंगे भाई। हाँ, अणुसूत्र को जैसे ही देखा जाएगा तो उनके अणुसूत्र समान दे रखे होंगे, ठीक है, परंतु इनकी जो संरचना होगी ना वो अलग अलग तरीके की होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, जिससे उनके गुण भी क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न, और एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और इसी गुण को हम इसकी संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे फिलहाल हम बात करते हैं, हम कार्बन 4 ले लेते हैं और एल्केन श्रेणी का एक सदस्य बना लेते हैं 4 कार्बन वाला एल्केन CnH2n+2। तो जैसे ही हम 4 रखेंगे तो C4 बन जाएगा हमारे पास H2n+2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ये तो इसका अणुसूत्र हो गया। अब इसकी संरचनाएं अलग अलग बन सकती हैं। जैसे कि देखते हैं, ये 4 कार्बन है, ये सभी के सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा मैंने आपसे यहाँ पर जोड़ दी। इस तरीके से भी मैं इनको जोड़ सकता हूँ। यहाँ पर 4 कार्बन है, मैं 3 कार्बनों को इस तरीके से ले सकता हूँ और 1 कार्बन को मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और बाकी के यहाँ पर कौन जुड़ा होगा भाई, बाकी का यहाँ पर जुड़ा होगा भाई, देखो इनके हाइड्रोजन। अब बैलेंस ही पूरी करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे आपके और 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इस कार्बन की 1 और 2 हो गई, 2 और बच गई है तो यहाँ पर जुड़ जाएगी। इस कार्बन की भी 2 और बच गई है, 4 पूरी हो जाएगी। सबसे लास्ट वाला जो कार्बन होगा ना उसकी 1 बैलेंस ही पूरी हो गई है तो 3 अभी उसके पास बच गई। देखो अब अणुसूत्र देखते हैं। देखो इसमें भी कितने हाइड्रोजन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने 10। यदि मैं इसकी संरचना इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ पे बना दें। देखो इस कार्बन के पास भी अभी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। हम अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन बना सकते हैं। 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएंगी और 3 ही हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। अब काउंट कर लो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इसके अंदर भी कार्बन परमाणुओं की संख्या भी 4 है और इसी के अंदर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, 10 है। लेकिन इनकी संरचना दोनों की क्या हो गई है, अलग अलग, लेकिन दोनों का अणुसूत्र क्या है, यहाँ पर समान है। तो ऐसे यौगिकों को हम कह देते हैं यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है अब हमारे पास क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। देखो इसकी बात करें, ये ऐसे परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह होता है या यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होता है तथा जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, हम उन्हें क्या कह देते हैं, क्रियात्मक समूह कह देते हैं। बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं हमारे पास, जैसे कि कीटोन है हमारे पास, कीटोन एक क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड है हमारे पास, ये भी होता है। एल्कोहल है हमारे पास। इनसे इनकी पहचान होती है भाई, केमिस्ट्री के अंदर ये जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल क्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से किसी भी केमिकल के, किसी भी रासायनिक पदार्थ के सारे रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, क्रियात्मक समूह है, वो बहुत मायने रखता है हमारे पास। कीटोन का हो गया, एल्कोहल का हो गया, और भी लिखें तो एल्डिहाइड भी है आपका, एल्डिहाइड। ये हम याद रखेंगे, आगे करेंगे हम तो याद। अब बात करते हैं, देखो विषम परमाणु। देखो किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को ही क्या कह देते हैं, विषम परमाणु। जैसे कि फिलहाल बात करें कि यहाँ पर CH4 दे रखा है और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास CH3 बन जाएगा और एक जगह खाली बच जाएगी। और यहाँ पर हम फिलहाल जोड़े देते हैं क्या, Cl, क्लोरीन जोड़े देते हैं, तो ये Cl जुड़ गया यहाँ पर। तो क्लोरीन ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया है, इस हाइड्रोजन को। तो ये क्लोरीन जो है ना आपका, Cl जो है ना यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका विषम परमाणु कहलाएगा। क्लियर बात। तो ये थी कहानी इसकी विषम परमाणु वाली। आगे बात करते हैं, देखो समजातीय श्रेणी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यौगिक का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह, संरचना, रासायनिक गुण सब क्या होते हैं, समान, लेकिन दो क्रमागत यौगिकों के बीच में कितने का अंतर होता है भाई, CH2 का अंतर होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कह देते हैं। जैसे कि देखो एल्केन की समजातीय श्रेणी की बात करें हम, एल्केन इसका सबसे पहला यौगिक बना था हमारे पास क्या, CH4। दूसरा बना है इसके अंदर क्या, C2H6। तीसरा बना था हमारे पास C3H8 और चौथा हमारे पास बना था इसका क्या, C4H10।
ये एक सीरीज है, तो इनने बोला है कि इस सीरीज के अंदर में CH2 का अंदर होना चाहिए, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंतर होना चाहिए। तो देखो बात करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन जहाँ 2 कार्बन, एक कार्बन का अंतर, हाइड्रोजन 4 और कितने हो गए 6, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। हर सीरीज के अंदर आप देखोगे ना, तो देखो आप CH2 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आप आसानी से इनके फॉर्मूले आप बना सकते हो कि हमें पता है कि पहला सदस्य हमारा बन गया एक कार्बन वाला है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4, हाइड्रोजन डबल बढ़ते हैं, कार्बन सिंगल बढ़ता है। जैसे 3 कार्बन वाला हमने कोई यौगिक ले लिया, अगला बनाते हैं, तो 3 कार्बन वाला होगा हमारे पास, तो कार्बन कितने होंगे 3, अब बनाते हैं एक और ज्यादा वाला, तो 4 कार्बन हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे। 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे, यानी 8 के साथ 4 10 हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से यौगिकों का निर्माण हो जाता है। श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने से अगले या पिछले सदस्य में कितने का अंतर रखता है भाई, CH2 का अंतर हम पढ़ चुके हैं। श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका अणुभार बढ़ता जाता है, श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्या आने लगता है भाई, परिवर्तन हमें देखने को मिलने लगता है। क्लियर बात। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों की यदि बात की जाए, तो हमारे पास जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, चाहे तो वो एल्केन श्रेणी के हों, चाहे वो हमारे पास एल्काइन श्रेणी के हों, और चाहे हमारे पास वो एल्काइन श्रेणी के हों, 3 हमने श्रेणी बना रखी है हाइड्रोकार्बन की, जिनको हम कार्बनिक यौगिक यहाँ पर नाम दे रहे हैं। तो इनके कुछ रासायनिक गुण हैं, जैसे कि इनका दहन किया जाता है, यानी मतलब इनको जलाया जाता है। तो मतलब जितने भी यौगिक है ना, इनको वायु की उपस्थिति में जलाकर हम क्या क्या निर्माण कर लेते हैं, इनसे जल का निर्माण होता है, और साथ में बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2, ठीक है, दहन करेंगे। जैसे कि हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया मेथेन, एन लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब हमें पता चला कि ये सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक है। इसका सूत्र होता है क्या, CH4। इसको वायु की उपस्थिति में जैसे जलाया जाता है, जी हमने वायु ले ली है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और साथ में क्या बन जाएगा भाई, इससे जल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कार्बन टूट कर यहाँ पर, यानी जो हमारा मीथेन है वो टूट कर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। ऐसे ही हमारे पास एक मैथेनॉल है, एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, जिसके लास्ट में OH लग जाता है ना, उसे हम एल्कोहल बोल देते हैं अधातुओं के साथ। तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा भाई, CO2 बनाएगा, जल बनाएगा, ऊष्मा, और साथ साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होगा। तो अवक्रिया थोड़ा सा देखना है, हम पहले चैप्टर के अंदर इन अवक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। उपरोक्त उदाहरण से आप देखते हैं कि कैसे कार्बनिक यौगिक दहन होने पर क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से हम इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं भाई, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो भी हम बात करते हैं उसको। इनके कुछ गुण आ जाते हैं। अब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, और असंतृप्त जो होते हैं ना, वो कार्बनिक यौगिक से अत्यधिक पीली ज्वाला के साथ जलने लगते हैं। कुछ पॉइंट अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा कजली ज्वाला का, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कजली काले रंग की, तो वायु की आपूर्ति को सीमित कर दिया जाए यदि, तो हाइड्रोकार्बनों का पूर्ण दहन नहीं होता है, और ये कजली ज्वाला निकलने लगती है, जो घरों में उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस है, केरोसिन है, स्टोव है, अपूर्ण दहन होता है इनके अंदर, ठीक है। और जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न करता है, और वातावरण में क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। बर्तनों की काली पड़ जाती है क्या भाई, तली काली पड़ जाती है भाई, क्या वजह है भाई, इनके साथ दर्पणों की तली काली पड़ जाती है। तो देखो वायु छिद्र बंद है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। देखो जब तक इनको वायु की उपस्थिति नहीं मिलेगी, ये पूरी तरीके से नहीं जलेंगे। तो ये क्या छोड़ेंगे, फिर धुआं छोड़ेंगे, कुछ अवशेष छोड़ेंगे, जो वातावरण को क्या करेगा, प्रदूषित। ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं मिल रही है, ये बात भी हो सकती है। तो आपका ईंधन क्या हो रहा है, यदि मान लो आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो ईंधन आप उपयोग में ले रहे हो, वो ईंधन पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, वो जल नहीं रहा है, इसलिए वो गाड़ी क्या दे रही है आपकी, धुआं। या किसी ईंधन के अंदर से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब उस ईंधन का पूरी तरीके से दहन नहीं हो रहा है।
क्लियर। अब हम बात करते हैं देखो कोयले की और पेट्रोलियम की, क्योंकि ये भी कार्बनिक उत्पाद है आपके। इनके दहन के फलस्वरूप देखो सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनके ऑक्साइडों का क्या होता है निर्माण, जो हमें वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण पैदा करती है। दूसरा हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, इनके अपूर्ण दहन से कजली वाली ज्वाला निकलती है भाई, काले रंग की। तो हमारी दीवारों को उनको ये क्या कर देते हैं, काला कर देते हैं। कार्बन और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से एक तो बनती है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO बोल देते हैं, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रदूषण होता है भाई। ये बात ये याद रखना है आप लोगों को कि जब भी पेट्रोल और कोयले को जलाया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कोयला और पेट्रोलियम का यदि अपूर्ण दहन किया जाए तो कोयला और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कजली वाली ज्वाला निकलती है, पढ़ चुके हैं। कार्बन पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ईंधनों का बिना ज्वाला के साथ जलने का कारण क्या है? देखो आपने अमेठी में जलने वाला कोयला, या हम बात करें तारकोल, कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता हुआ देखा होगा, जो कि बिना ज्वाला के रूप में उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए होता है कि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी फिर या तारकोल जो दे रखा है, इसके जलाने पर उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो सभी के सभी वाष्पीकृत हो जाते हैं और आरंभ में ज्वाला के साथ क्या होने लगते हैं, वो शुरुआत में जलने लगते हैं। इस तरीके से इनका जलना होता है। ठीक है, अब कुछ पदार्थों का दीप्त ज्वाला के साथ जलना हमें दे रखा है, जैसे LPG है हमारे पास, पेट्रोल है हमारे पास, केरोसिन है हमारे पास, डीजल है, और हमारे पास CNG। इन सभी का उपयोग हम ईंधन के रूप में आज हमारे घरों में किया जा रहा है। तो ये जलती हुई दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्जवल होना आरंभ कर देती है, मतलब जलना प्रारंभ कर देती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है, मतलब जो भी जलेगा उसका अपना अपना गुण होता है। जैसे कि बात करें LPG, तो LPG में के अंदर क्या है भाई, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। इनसे मिलकर आपकी LPG गैस बनी होती है। नाम याद रखना है, पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा हमसे क्वेश्चन कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं, हमारे घर का ईंधन जो कहलाता है, सिलेंडर के रूप में इसको भरा जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ये किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये आपके हैं प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे पेट्रोल की बात करें तो इसमें कार्बन परमाणु 10 से लेके 12 तक के होते हैं और सभी के सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब एल्केन श्रेणी के होते हैं। केरोसिन की बात करें तो 11 से लेके 15 तक के होते हैं और ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। डीजल की बात करें 15 से लेके 18 संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और CNG की यदि बात करें अपन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसके अंदर 80% क्या पाया जाता है, CH4 पाया जाता है, या तो मीथेन बोल दो या फिर मीथेन बोल दो, जिसमें कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है, मतलब जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। तो हमारे घर के अंदर या वाहनों में हम जो भी ईंधन का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो हर ईंधन के अंदर कार्बन की मात्रा तो उपस्थित है ही है। क्लियर बात? ये बात हमारी क्लियर हुई। आगे बात करते हैं। देखो आगे बात आ जाती है, देखो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण के मतलब हमारे पास हैलोजन धातु है, अधातुएं हैं कुछ हैलोजन, जिसमें हम शामिल करते हैं, देखो हाइड्रोजन को भी शामिल करते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आई से प्रदर्शित करते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन जो होते हैं, एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कि एल्केन में सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, CH4, और इनके सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को हम बारी बारी से क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दे जाए तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। पूरी इस क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर से इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करा दी और इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया हमारे पास क्या, CH3, और क्लोरीन जैसे ही इसके साथ क्रिया करेगा तो ये बनेगा Cl, और प्लस में बन जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके क्या, HCl। अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये फिर क्रिया करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और इसमें से वापस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2, और क्या, क्लोरीन अब कितने हो गए, 2, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास HCl।
अब ये फिर से क्रिया करेगा आपका इसके साथ, वही क्लोरीन के साथ, तो अब क्या बनाएगा CHCl3, बाकी क्या है वो बन जाएगा। और फिर इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करा दो, मतलब जब तक इसकी क्रिया करा दो CCl4, ये बन जाएगा जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमारा जो एल्केन था, हमारा जो हाइड्रोकार्बन था, उसके अंदर 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और हमने चारों के चारों हाइड्रोजनों को क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिया, हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो हम इसको प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजनीकरण। देखो एल्केनों की तुलना में जो एल्कीन हमारे होते हैं डबल बॉन्ड वाले, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो हमारे पास निकेल और पैलेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारी जो एल्कीन होती है, जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ले लेते हैं। देखो वैलेंसी सबकी पूरी है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 वैलेंसी ये रही, 4 हो गया। इसके साथ 2 जुड़े हैं, 2 वैलेंसी पूरी हो गई, 4 हो गया। अब जहां पर उपस्थिति होनी चाहिए किसकी, निकेल की, निकेल एक उत्प्रेरक के रूप में, या फिर बोले तो पैलेडियम, ये हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और इसकी हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। तो अभिक्रिया करने की जो अभिक्रिया है हमारी, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं भाई, इनकी हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो यौगिक बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH3, और इसी को हम बोलते हैं क्या, C2H6। मतलब हमारे पास ये जो था ना, वो था क्या, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, और हमने उससे उसके एल्केन में बदल दिया, सिंगल बॉन्ड वाले में बदल दिया। मतलब हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल दिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल दिया। ये कहलाती है हमारी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। और इसी हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा हम घर के अंदर वनस्पति घी, जिसे हम कहते हैं डालडा, इसका क्या किया जाता है भाई, निर्माण किया जाता है। क्लियर बात, ये थी हमारी हाइड्रोजनीकरण की अवधि। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ उत्प्रेरक हमारे पास। उत्प्रेरक क्या होते हैं भाई, ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए अभिक्रिया की दर को, स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि निकेल था, पैलेडियम था, नामक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ता है और हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देता है। अब बात करते हैं एल्कोहल की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एल्कोहल है हमारे पास एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH, या फिर हम इसको C2H5OH के नाम से लिख सकते हैं, C2H5OH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल के भौतिक गुणों की बात करें, एल्कोहल शराब जिसको हम बोल सकते हैं, पीने वाली शराब हमारी यही है, C2H5OH, यही सूत्र है हमारे पास। तो एथेनॉल कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। एक बहुत अच्छा विलायक भी है। एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुलनशील होता है, पानी के जैसे किसी भी तरीके से पानी के अंदर आप इसको घोल सकते हो। इसकी दहनशीलता भी बहुत अच्छी होती है, ये पदार्थों का दहन करने के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। क्लियर। एथेनॉल के रासायनिक गुण है कि जैसे कि दहन किया जाएगा, एथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ जलकर या तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या प्रदान कर देगा, जल। निर्जलीकरण मतलब इसके अंदर से पानी हटा दे। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो भी पानी की मात्रा इसके अंदर मिली हुई है, वो पानी की मात्रा क्या हो जाती है, दूर। ऑक्सीकरण, देखो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसे ऑक्सीकारक हैं कि ये कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, क्योंकि ये पदार्थ कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं भाई, उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऐसे फिर हमारे पास एस्टरीकरण बन जाता है कि ये एथेनॉल है, इसकी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्रियात्मक समूह COOH होना चाहिए, और ये काय का निर्माण कर लेते हैं, एस्टर का निर्माण कर लेते हैं। जनरल भाषा में हम इसको ROR के नाम से परिभाषित कर देते हैं, का निर्माण हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं एल्किल मूलक, और ये हमारी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस एथेनॉल के उपयोग। तो देखो पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है,
उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है अच्छे विलायक के रूप में। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, एंटीसेप्टिक घोल जो होता है, कफ सिरप जो होती है, जुकाम खांसी जब हो जाती है, इसमें टॉनिक आदि जैसी औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें, औद्योगिक मेथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, इसलिए इसका उपयोग एक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इसका एथेनॉल का। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि ये एथेनॉल एल्कोहल पीने के लिए हानिकारक प्रभाव क्या है। देखो, एथेनॉल की छोटी मात्रा उपयोग से मादक का नशा आ जाता है। थोड़ी सी मात्रा इसका उपयोग कर लो, हमें क्या हो जाता है भाई, नशा। एथेनॉल के अल्पकालिक उपयोग से उल्टी, सिरदर्द, लड़खड़ाती जुबान, नींदपन मतलब पूरी तरीके से नींद न आना, ऐसे कारण कुछ बन जाते हैं। एथेनॉल की लंबी अवधि का उपयोग से अल्कोहल विषाक्त हो जाता है, यकृत रोग हो जाता है, तंत्र हमारा गड़बड़ हो जाता है, मस्तिष्क के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से हमें फिर जूझना पड़ता है। और यह उपापचय क्रिया को धीमा भी करता है और केंद्रीय तंत्र को कमजोर कर देता है और सामान्य संकेत को कम करने के समन्वय की कमी करता है, मानसिक भ्रम पैदा कर देता है और भाव को क्या कर देता है, फीलिंग्स को बिल्कुल खत्म कर देता है। बस नींदापन उनके अंदर आ जाता है। ये एथेनॉल के कुछ सेवन करने के क्या होती है, कुछ हमारे पास दे रखे हैं। एथिनोइक अम्ल की बात करें तो देखो, एथिनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है तथा यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इस समूह को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी कह देते हैं। एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को हम सिरका कह देते हैं, भाई याद रखना है। और इसका अचार में परिरक्षक यानी उसकी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शुद्ध एथिनोइक अम्ल का क्वथनांक 290 के केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कह देते हैं, भाई याद रखना है। जिसका सूत्र होता है क्या, CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसको हम सिरका के नाम से भी जानते हैं। तो ये अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है, स्वाद में खट्टा होगा। एथिनोइक अम्ल एक गंधविहीन पदार्थ होता है और इसका गलनांक जो है ना 290 केल्विन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल के कुछ उपयोग हमें दे रखे हैं कि अचार वगैरह के परिरक्षण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेबोरेटरी में भी इसका उपयोग है, सफेद शीशा जो हम बनाते हैं उसका निर्माण में, रेयन रेसियों के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है, बहुत महंगे वाले रेसे। एसिटिक अम्ल रबड़ के निर्माण में एक स्कंदन यानी जमाने वाला, इसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और यह एक विलायक भी होता है हमारे पास। अब एथिनोइक अम्ल की अभिक्रिया दे रखी है तो हमें वो नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की बात करें तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल या फिर एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होने वाले पदार्थ होते हैं। एथिनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब एस्टर की बात कर लेते हैं। देखो, एथेनॉल और एथिनोइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले यौगिकों को हम नाम दे देते हैं क्या, एस्टर। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अणुसूत्र हमारे पास ये दे रखा है CH3COOCH2CH3, आसानी से एक एस्टर का नाम याद रख सकते हैं। उपयोग क्या है भाई एस्टर का, तो एस्टर एक मीठी गंध वाला पदार्थ है और इसके उपयोग है हमारे पास जैसे कि इत्र वगैरह बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में इसमें किया जाता है, साबुन डिटर्जेंट बनाने में, कुछ एस्टरों का उपयोग बहुलक बनाने में भी किया जाता है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है हमारे पास क्या, पॉलीएस्टर। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, साबुन और अपमार्जन। इसकी बात करें, देखो साबुन अपमार्जन, तो साबुन भी इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं भाई, इसके अंदर भी कार्बन है, लंबी श्रृंखला वाले जैसे कि C12 से लेके C20 तक पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं ना, उसी को हम साबुन कह देते हैं। साबुन के अंदर 2 भाग होते हैं, एक आयनिक भाग और एक अनायनिक भाग। आयनिक भाग जो जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला जिसको हम तेलीय भाग या इसकी गंदगी कहते हैं, वो इसी गंदगी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में एक मिसेल नाम की संरचना का निर्माण करता है और ये परिभाषा भी हमसे पूछी जाती है कि ये मिसेल क्या संरचना होती है। तो पहले याद करें, साबुन के कुछ सूत्र हैं, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड,
ओलिक एसिड, इनके कुछ सूत्र दे रखे हैं जिनके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या 15 से 31, 17 से 35 और 17 से 33। स्टीयरिक अम्ल जो होता है ना, उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्लियर बात। साबुनीकरण, देखो तेल अथवा वसा को जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात OH- के विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल का और साबुन का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम नाम दे देते हैं कि साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन इसको बोला जाता है। अब जो मिसेल हमने पढ़ा था, तो साबुन के अंदर मिसेल का जो निर्माण है ना, वो साबुन को जल में विलय करने पर साबुन धातु आयन M+ और RCOOH आयन में विभक्त हो जाती है। तो RCOOH ये ऋणात्मक आयन है हमारे पास, दो भागों के, एक लंबा हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला कैपिटल R हमारे पास, और जो तेल के अणुओं से जुड़ जाती है, दूसरा भाग ये है जो भाग सिर बनाता है तथा जल में विलीन होता है। जब कपड़ों को साबुन के घोल में डुबोया जाता है, तो साबुन का जो ऋणायन है, तेल, मैल, ये चारों ओर गोलीय आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, उसका पूंछ वाला भाग अंदर की ओर तथा माइनस वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला होता है। संरचना को मिसेल कहते हैं ऐसी, और मिसेल के कारण पानी में वितरित हो जाते हैं और इस प्रकार कोलॉइड विलयन बनकर तैयार हो जाता है, जो रगड़ने पर पानी की धारा में प्रवाहित करने पर और ये गंदगी इनसे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्लियर बात। अब मिसेल की संरचना के दो भाग हैं, एक जलरागी सिरा और एक जलविरागी। तो साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है उसे हम जलरागी कहते हैं। जलविरागी क्या है, साबुन के अणु का हुआ है, जो दूसरा सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अथवा तेलीय या मैल गंदगी में घुलनशील होता है उसे हम जल विरागी कह देते हैं। तो ये जल में घुलेगा, आयनिक होगा और मिसेल नाम की संरचना बनाएगा। और जल विरागी जल में घुलेगा ही नहीं, काय में घुलेगा भाई, ये गंदगी में घुलेगा, आपकी संरचना में कोई भाग नहीं लेगा और कोलॉइड विलयन के रूप में ये उसी में बना रहता है। तो ये जलरागी और जल विरागी दो तरीके के सिरे होते हैं। इस आधार पर हमारी गंदगी क्या हो जाती है, कपड़ों से साफ। इसके क्या गुण है, देखो सफाई प्रक्रिया में करेंगे, आयन निष्कर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं, साबुन के मिसेल प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित, और साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में भी क्या करता है भाई, मदद करता है। बात याद रखनी। नेक्स्ट आ जाता है कि जब हम कठोर जल के साथ, यानी साबुन कठोर जल के साथ जाग नहीं देता है, क्यों भाई, तो साबुन के साथ धोते हैं तो देखते हैं कि जाग बड़ी मुश्किल से बनता है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ, जिसे हम स्कम कहते हैं, जमा रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके जो लवण होते हैं ना, उनके साथ अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कठोर जल के साथ ये जाग उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट, अपमार्जक, जिन्हें हम डिटर्जेंट कहते हैं, हमारे घरों में इनका बहुत उपयोग किया जा रहा है। ये भी लंबी हाइड्रोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, और इन यौगिकों का जो आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, इन आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी आसानी से जाग उत्पन्न कर देते हैं। कौन, डिटर्जेंट, जिसको आम भाषा में हम सर्फ का पैकेट अलग अलग ब्रांड के नाम से आ रहा है, वो आते हैं। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू वगैरह बनाने में, कपड़े धोने के साबुन उत्पाद बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो साबुन, देखो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण है, ये कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं। सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण होता है, जल की कठोरता को और क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। लेकिन अपमार्जक है, देखो डिटर्जेंट जिनको हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, और ये कठोर जल में भी आसानी से कपड़ों को साफ कर देते हैं। सफाई प्रक्रिया में इनमें मिसेल का निर्माण नहीं होता है, और ये जल की कठोरता को भी क्या कर देते हैं भाई, कम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन हमें जो दे रखे थे ना, वो कार्बनिक यौगिक और उसी का रसायन जो हमें दे रखा था, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके साथ हमारा जो 10th क्लास का केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो चल रहा था, उसके 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप अच्छे से इन क्लासों को कंप्लीट कीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको
आगे किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट यदि आपको देखने को मिलता है तो आप यहाँ से उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज आप हमें मैसेज के माध्यम से भी उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट चैप्टर, और अगली क्लास में अगले सिलेबस के साथ यानी बायोलॉजी का अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी इसका फायदा सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।